नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं दिन भर की खबरों को समेट कर लाने वाला हमारा शो सुर्खियां। पहली सुर्खी आई पुणे से। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने वाली अगली कवायद अब बेंगलुरु में होगी। इससे पहले बीते 23 जून को पटना में एक बैठक हुई थी जिसमें 15 अलग अलग दलों के नेता शामिल हुए थे। तब कहा गया था कि अगली बैठक 12 जुलाई के आसपास हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हो सकती है, लेकिन अब ये 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित होगी, जिसमें सीटों के बंटवारे और कौन कहां से लड़ेगा इन सब बातों पर चर्चा हो सकती है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी। शरद पवार ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप भी लगाया और कहा कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। शरद पवार ने मुंबई में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों पर हो रही विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश का प्रधानमंत्री जब भरी सभा में हाथ उठाकर बजरंगबली की जय के नारे लगवाएंगे तो उसका यही असर होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पटना में इकट्ठा हुए विपक्षी दलों के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पटना में जिन दलों के नेता इकट्ठा हुए वे सब मिलकर 21 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर चुके हैं। अमित शाह आज बिहार के लखीसराय में आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू बाबू के नाम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लालू यादव को मूर्ख बना रहे हैं। ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल हैं। जवाब में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में जो टिप्पणी करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कायर इस देश का प्रधानमंत्री है कि 2004 से 14 तक अगर भ्रष्टाचार की घटनाएं हुई और 2014 से लेकर 2023 तक देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, अधिकतर राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, राज्यपाल मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत, और तब आप भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर अगर प्रवचन देते हैं कि देश का कायर प्रधानमंत्री और देश का कायर गृह मंत्री बैठा हुआ है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित क्यों नहीं किया? आतंकवाद को नियंत्रित क्यों नहीं किया? धारा 370 पर प्रवचन देते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरा सीधा आरोप है कि देश का गृह मंत्री जो तड़ी पार है, जो भाषाई रूप से विकृत हो गया है, वह कहता है धारा 370 खत्म हो गया। बताइए। दूसरी सुर्खी, प्रधानमंत्री के भोपाल संबोधन के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा गर्म हो गई है। एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियों के बयान आ रहे हैं, सब एक एक करके बताते हैं। एनसीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी प्रमुख शरद पवार से यूसीसी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना चाहिए। यूसीसी की बहस पर उन्होंने कहा कि एनसीपी अलग अलग समुदायों के सुझावों का आकलन करने के बाद ही अपना रुख साफ करेगी। इससे पहले एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और सभी को साथ लेकर चलना होगा। हमारी एक ही मांग है कि इतना महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में और बिना उचित चर्चा के नहीं लिया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, ये देश विविधताओं से भरा है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, मुसलमानों का अपना शरीयत कानून है। यूसीसी लागू करने पर आने वाले तूफान के बारे में भी सोचना होगा। कांग्रेस का क्या रुख है ये तो पार्टी बताएगी, लेकिन आज आया कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। खुर्शीद ने कहा, लोगों को ठीक से नहीं पता कि यूसीसी लागू होने पर क्या होगा, ये सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर बताया ही नहीं कि यूसीसी है क्या। सरकार को ठीक से बताना चाहिए, तब लोग इस पर राय दे सकते हैं। माने कांग्रेस का भी अभी मामला साफ नहीं है। वहीं अकाली दल ने सीधे तौर पर यूसीसी का विरोध किया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, दल का साफ विचार है कि यूसीसी अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है। 21वें विधि आयोग ने पहले ही अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यूसीसी न तो डिजायरेबल है और न ही फीजिबल। यूसीसी लागू होने से अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर असर पड़ेगा और देश में अशांति और तनाव शुरू हो जाएगा।
सरकार का भी बयान आया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, भारत के विधि आयोग ने इसे सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया है। 13 जुलाई आखिरी तारीख है, तब तक इंतजार करना चाहिए। तीसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बीते दिन सहारनपुर के देवबंद में उन पर फायरिंग की गई, जिसके बाद चंद्रशेखर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब इसकी जांच हो जाएगी सही, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता लग जाएगा इसमें कौन कौन सफेद कॉलर वाले, खाकी कॉलर वाले, कौन कौन लोग शामिल हैं। क्योंकि मैंने कई बार पुलिस को, डीजीपी साहब को, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख के इन बातों के लिए अवगत कराया कि इस तरह की यहाँ स्थिति है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी तो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। शायद मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे थे कि कभी मर जाए तब मैं इसको श्रद्धांजलि दे दूं कि भाई हमें दुख हुआ कि ये हो गया। तो अभी मैं मरने वाला नहीं, मेरे कंधे पर जिम्मेदारी है। मैं जैसे पहले जिया था अपनी बात को जिम्मेदार रखते, ऐसे ही आगे अपनी बात को रखूंगा। मुझे अपने लोगों को, अपने महापुरुषों बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करना। अभी मैं मरूंगा नहीं। आज चंद्रशेखर से मिलने पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक भी पहुंचे। पहलवानों ने चंद्रशेखर पर हुए हमले की निंदा की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में एक अपडेट ये भी है कि हमलावर जिस गाड़ी से आए वो बरामद कर ली गई। पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है। अगली सुर्खी तमिलनाडु से है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। 13 और 14 जून की दरमियानी रात प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। लगभग रात के 1:30 बजे जब मंत्री बालाजी को यह बात बताया गया कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके सीने में दर्द उमड़ रहा है। इसके बाद उन्हें चेन्नई के ओमानदुराज सरकारी अस्पताल ले जाया गया। बालाजी अस्पताल पहुंचे तो भारी संख्या में उनके समर्थक वहां पर पहले ही पहुंचे हुए थे। ईडी के खिलाफ नारेबाजी हुई, भारी ड्रामा भी देखने को मिला था। 5वीं सुर्खी दिल्ली से है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में फेरबदल किया गया है। आतिशी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या जिम्मा मिला है, उससे पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली कैबिनेट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा 6 और मंत्री हैं। गोपाल राय, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद, सौरभ भारद्वाज और आतिशी। हालांकि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने पास कोई भी मंत्रालय नहीं लिया है और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल ने कैबिनेट में शामिल किया था। कैबिनेट में आने के बाद से ही आतिशी के पास शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, बिजली, महिला एवं बाल विकास, टूरिज्म और आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज विभाग थे। नए फेरबदल के बाद उनके पास वित्त और राजस्व विभाग का भी जिम्मा होगा। अब तक इन विभागों को कैलाश गहलोत संभाल रहे थे। उपराज्यपाल के दफ्तर से आए बयान में कहा गया कि उन्होंने कैबिनेट रिशफल की फाइल को कल ही मंजूरी दे दी थी। आखिरी सुर्खी टाइटन पनडुब्बी से जुड़ी हुई है। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई टाइटन पनडुब्बी में विस्फोट हो गया था और पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी। बीते 22 जून को यूएस कोस्ट गार्ड और ओशन गेट ने बयान जारी करके 5 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। अब 1 हफ्ते बाद नष्ट हो चुकी पनडुब्बी के मलबे का कुछ हिस्सा निकाला गया। सबमरीन के मलबे में इंसानी अवशेष मिलने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अधिकारी मलबे को कनाडा के सेंट जॉन बंदरगाह पर लेकर आए। बताया जा रहा है कि जो अवशेष मिले हैं उन्हें मेडिकल टीम के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। दुर्घटना स्थल का पूरा नक्शा तैयार कर लिया गया है। मलबा इस बात की जांच में अहम होगा कि आखिर पनडुब्बी में विस्फोट कैसे हुआ था। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।